इस एपिसोड में हम रेगुलर बेल के संबंध में सारे प्रोविजंस कवर करेंगे। बेलेबल ऑफेंसेस में कैसे होती है, उसके प्रोविजंस क्या हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में क्या होती है, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन की क्या क्या पावर्स हैं, इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सेक्शन 436 से। सेक्शन 436 डील करता है बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस। जैसा हम अभी तक डिस्कस करते आए हैं, बेलेबल ऑफेंसेस में अरेस्टेड पर्सन का राइट होता है। इट इज़ नॉट अ प्रिविलेज, उसको कोई प्रिविलेज नहीं दिया जा रहा है, ये उसका राइट है कि उसको बेल मिले। यहाँ तक कि बेल देते समय कोर्ट किसी भी तरीके के ग्राउंड्स को एग्जामिन नहीं करेगा। देयर इज़ नो एग्जामिनेशन ऑफ द ग्राउंड्स की बेल के ग्राउंड्स हैं भी या नहीं, क्योंकि आपको अगर ध्यान हो, जब हमने बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में पढ़ा था तो हमने बहुत सारी कंसिडरेशंस पढ़ी थी कि इन चीज़ों को कोर्ट कंसिडर करेगा नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल ग्रांट करते वक्त। लेकिन वो सारी कंसिडरेशन, वो सारे ग्राउंड्स बेलेबल ऑफेंसेस में नहीं अप्लाई होते। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई एग्जामिनेशन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखी जाएगी कि क्या अरेस्टेड पर्सन इज ही प्रिपेयर्ड टू गिव द बेल। ठीक है, ओके, कि क्या वो बेल देने के लिए तैयार है। बेल में जो भी श्योरिटी होती है, सिक्योरिटी होती है, बॉन्ड होते हैं, क्या उन सब चीज़ों के लिए वो तैयार है। अगर वो तैयार है तो बेलेबल ऑफेंस में बेल देनी ही देनी पड़ेगी, कोई भी इसमें किसी भी तरीके की चूक नहीं हो सकती है। लेकिन लेकिन साथ में ही एक प्रोविजो जोड़ा गया सेक्शन 4361 में। उसमें क्या कहा गया, उसमें ये कहा गया कि अगर पुलिस ऑफिसर को और कोर्ट को ये ठीक लगे, भाई सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांस पे डिपेंड करेगा, इफ दे फाइंड इट फिट, तो वो बेल लेने की बजाय किसी भी अरेस्टेड पर्सन से उसको सिर्फ बॉन्ड पर रिलीज कर सकते हैं विदाउट श्योरिटी। ना उससे सिक्योरिटी लेंगे, ना उससे किसी भी तरीके की दूसरा श्योरिटी लेंगे, वो उसी के पर्सनल बॉन्ड पे उसको रिलीज कर सकते हैं। ये डिस्क्रिशन प्रोविजो 4361 में दिया गया है। देखिए, ऐसी बहुत सारी सर्कमस्टांसेस आएंगी जब कोर्ट को लगेगा कि हाँ, यहाँ पर इसके एब्सकॉन्ड होने के चांस नहीं है, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई सीरियस एलिगेशन नहीं है, तो वहाँ पर वो उसको बेल पर रिलीज करने की बजाय उसे बॉन्ड पर रिलीज कर देंगे विदाउट श्योरिटी, मतलब वो श्योरिटी भी नहीं ले रहे हैं। तो दिस इज द डिस्क्रिशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर और द कोर्ट। लेकिन प्रोविजो आगे क्या कह रहा है, प्रोविजो आगे ये कह रहा है कि अगर वो अरेस्टेड पर्सन इंडिजेंट है तो ऐसे में अब कोर्ट का डिस्क्रिशन खत्म हो जाता है और मे की जगह ले लेता है शैल आने से अब कोर्ट के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि अगर अरेस्टेड पर्सन इंडिजेंट है तो उसको बेल की बजाय वो बॉन्ड विदाउट श्योरिटी पे छोड़ें। इसका मतलब उससे किसी भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं ली जा रही, उसका कोई श्योरिटी नहीं बोला जा रहा, उसकी जो पर्सनल बॉन्ड है वो भरवा के बिना सिक्योरिटी के उसको छोड़ा जा रहा है। दिस इज व्हाट इज सेड इन दी प्रोविजो। इसका एक चीज और इसमें ऐड कर दी, इस प्रोविजो के एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया कि भैया अगर कोई व्यक्ति है, अगर आपने उसको अरेस्ट किया है और अरेस्ट करने के 7 डेज तक भी वो बेल नहीं दे पा रहा है, तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि वो इंडिजेंट है और उसको बिना बेल के उसके पर्सनल बॉन्ड विदाउट श्योरिटी पर छोड़ दिया जाएगा, विदाउट श्योरिटी पर उसे छोड़ दिया जाएगा। 7 डेज इज सफिशिएंट टाइम। 7 दिन के अंदर अगर वो बेल नहीं दे पा रहा है अपनी, तो उसको लंबे समय तक अरेस्ट मत रखिए, ये प्रिजम्पशन मानी जाएगी कि वो इंडिजेंट है और उसे रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है जी। अब आते हैं सेक्शन 436 के सबसेक्शन 2 पर। देखिए, बेल, जब हमने नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल के प्रावधान पढ़े थे तो हमने देखा था कि बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई की जा सकती हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के मामले में। ऐसी कोई भी कंडीशन बेलेबल ऑफेंस के मामले में नहीं दी गई है, लेकिन कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस हमेशा रहेंगी। इम्प्लाइड कंडीशन क्या, कि अपीयरेंस आपकी जब रिक्वायर्ड हो, जहां पर रिक्वायर्ड हो, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप अपीयरेंस देंगे, तो ये इसकी कंडीशन हो गई। बेलेबल ऑफेंस में कंडीशन कहीं नहीं दी गई है, तो इम्प्लाइड कंडीशन क्या है कि आप अपीयरेंस देंगे भैया। ठीक है, मेरे कहने का मतलब, कहीं नहीं दी का मतलब ये नहीं कि सीआरपीसी इस बारे में बात नहीं कर रहा, मेरे कहने का मतलब कि जो बॉन्ड भरा जाएगा बेल बॉन्ड में, उसमें किसी भी तरीके की कोई कंडीशन नहीं होती है। ठीक है,
बेल बॉन्ड में कोई कंडीशन नहीं होती है, लेकिन एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड यू विल बी गिविंग योर अपीयरेंस। अगर वो अपीयरेंस नहीं देता है तो ये क्या हो गया, कंडीशन का वॉयलेशन हो गया, और ऐसी स्थिति में जिस कोर्ट ने उसको बेल दी थी वो 436(2) में उस बेल को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, और वहीं पर सुप्रीम पावर कैंसिलेशन की सेक्शन 439(2) में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को दी गई है। ये हम 439(2) जब करेंगे, जब हम देख लेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि अगर वॉयलेशन हुआ है, बेलेबल ऑफेंस में बेल की कंडीशन का वॉयलेशन हुआ है, और बेल की कंडीशन क्या है, अपीयरेंस नहीं दी उसने, तो जिस कोर्ट ने, जिस मैजिस्ट्रेट ने उसको बेल दी थी वो उसकी बेल को कैंसिल कर सकता है 436(2) में, और हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन भी उस बेल को कैंसिल कर सकता है 439(2) में। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब हम करेंगे सेक्शन 436A। 436A बात करता है कि एक अंडर ट्रायल को कितने समय के लिए डिटेन रखा जा सकता है। दिस प्रोविजन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 2005, और ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि बहुत इनऑर्डिनेट टाइम के लिए जो अंडर ट्रायल्स हैं उनको आप जेल में रख रहे थे, यहाँ तक कि उनकी सज़ा भी पूरी हो जा रही थी। मान लीजिए किसी को ऐसे ऑफेंस में पकड़ा गया जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 14 ईयर्स है, वो 14 ईयर्स भी पूरे हो चुके हैं लेकिन अभी भी उसका केस चल रहा है और वो अभी भी जेल में है। सोच के देखिए, वो सेंटेंस पूरी भी हो चुकी है। इसलिए 2005 में सेक्शन 436A लेकर आया गया, और सेक्शन 436A के क्या प्रावधान है वो मैं आपको बताता हूं। सेक्शन 436A ये कहता है कि भैया अगर किसी भी अंडर ट्रायल का, जिसके ऊपर ट्रायल चल रही है, ही हैज स्पेंट हाफ ऑफ द पनिशमेंट, तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली बेल एंड बॉन्ड एंड एवरीथिंग, ठीक है, उसका बॉन्ड भरवा के बेल लेके उसको रिलीज कर दिया जाएगा। इसका उदाहरण देखिए, मान लीजिए किसी ऑफेंस में 10 साल की सजा है, तो उसको अगर 5 साल से वो जेल में ही है तो आधी पनिशमेंट पूरी, तो ऐसे में उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको बेल पे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो क्या करेंगे, तो हम सेक्शन 57 इंडियन आईपीसी की इंटरप्रिटेशन लेंगे और इसके अनुसार 20 ईयर्स उसकी पनिशमेंट मानी जाएगी और उसका आधा 10 साल। तो अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मामला और 10 साल से वो जेल में है तो 436A के अनुसार उसे रिलीज इन द सेंस, मैं नहीं कह रहा कि मतलब उसकी सजा पूरी हो गई या वो एक्विट हो गया, बेल पर छोड़ दिया जाएगा। जब भी मान लीजिए उसकी कन्विक्शन होगी तो दोबारा से उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर वो कन्विक्शन में जो सेंटेंस होगी वो सेंटेंस उसको पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन अभी उसको बेल पर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इसमें दो इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दो नहीं एक ही बताता हूं, दूसरी बात मैं बताऊंगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बिल्कुल जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो शैल इस्तेमाल किया गया, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन दे दी कि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस चीज को ऑब्जेक्ट करता है और वो कोर्ट को कन्विंस करता है कि भैया इसको आप मत छोड़िए, वॉट एवर रीजंस दैट ही गिव्स, विल नॉट गो इन द रीजंस, then the court can also take the decision of not releasing him on bail। ठीक है, वो उसको नहीं छोड़ेगा, लेकिन ये रीजन जो है वो रिकॉर्डेड रीजंस होने चाहिए। ठीक है, तो अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ऑब्जेक्शन किया और उसके रीजन स्ट्रांग हैं तो ये जो हम कह रहे थे कि आधी सजा पूरी होने के बाद उसको बेल पर छोड़ दिया जाएगा, तो फिर उस मामले में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन यहां पर भी देखिए हमें एक चीज समझने की जरूरत है। मान लीजिए यहां पर उसको अरेस्ट किया गया है और ये उसकी लिमिट है पनिशमेंट की, हमने कहा कि आधी सजा पूरी हो जाएगी तो उसे छोड़ दो, यहां पे उसे छोड़ दो, लेकिन क्योंकि पीपी ने ऑब्जेक्ट किया एंड कोर्ट गॉट कन्विंस, उसको नहीं छोड़ा गया। तो अब सवाल ये उठता है कि भैया कब तक नहीं छोड़ा जाएगा, कुछ तो लिमिट होगी। ठीक है, नहीं छोड़ रहे, कन्विंस्ड है, मान लिया, लेकिन कुछ तो लिमिट होगी भाई, यहां तक नहीं छोड़ा जाएगा, इसके बाद भी नहीं छोड़ा जाएगा, कब तक नहीं छोड़ा जाएगा? तो उसका जवाब मिलता है कि जो उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट है तब तक उसको रखा जा सकता है। मैक्सिमम पनिशमेंट पूरी होने के बाद तो उसको
छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। लॉजिकल बात है। मान लीजिए मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल की है और अभी तक ट्रायल चलती जा रही है और ट्रायल पूरी नहीं हो रही है और वो बेचारा अभी भी जेल में है। सोच के देखिए, तो वैसे तो आधे में छोड़ना था, लेकिन पीपी ने ऑब्जेक्ट किया और कोर्ट गॉट कन्विंस्ड फॉर वॉट एवर रीजंस, भाई जेन्युइन रीजंस होंगे और उन्होंने रिकॉर्डेड रीजंस के साथ उसको नहीं छोड़ा। लेकिन उसके बाद कुछ तो लिमिट होनी चाहिए ना, तो लिमिट ये रख दी कि भैया अगर जितनी सजा, मैक्सिमम सजा उस ऑफेंस के लिए थी वो 10 ईयर्स थी, अगर वो उतने समय के लिए जेल में है तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा, उसके ऊपर किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी, ऑब्वियसली ऑन बेल। ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह कि ये जितने भी मैंने 436 में एस्पेक्ट्स आपसे डिस्कस किए हैं, जो मैं कह रहा था दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो मैं बाद में बताऊंगा, वो ये कि जहां पर भी डेथ सेंटेंस है जिस भी ऑफेंस में और उसी ऑफेंस में अक्यूज को अरेस्ट किया गया है, तो 436 के जितने भी फंडे हमने समझे हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। तो इसका मतलब अक्यूज को नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि उसकी ट्रायल पूरी ना हो जाए। इसमें एक जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि मान लीजिए कुछ टाइम पीरियड है जिसमें कि डिले अक्यूज के कारण ही हुआ है। मान लीजिए इस टाइम पीरियड में जो डिले हुआ है वो अक्यूज के कारण ही हुआ है, तो इस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम ही स्पेंट इन दी प्रिजन ड्यूरिंग द ट्रायल। ठीक है, तो इसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, तो इसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा तो यहां पर उसकी एलिजिबिलिटी बनेगी। ठीक है, या यहां पर इसको एक्सक्लूड करेंगे तो यहां पर इसकी एलिजिबिलिटी बनेगी। कुल मिला के वो टाइम जिसमें कि अक्यूज की गलती के कारण डिले हुआ है उस टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। दिस इज ऑल्सो सेट इन सेक्शन 436A। अब करते हैं सेक्शन 437, बेल इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। इसको डिटेल से देखते हैं कि ये क्या कहता है। सेक्शन 437 डील करता है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल बाय मैजिस्ट्रेट, और 437(2) में बेल बाय पुलिस ऑफिसर का जिक्र भी किया गया है। तो मेनली ये 437 में बेल बाय मैजिस्ट्रेट के बारे में बात कर रहा है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में। बेलेबल ऑफेंसेस में हमने देखा 436 में बेल होती है। अब हम बात करेंगे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की। तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल एक तो 437 में होती है जो कि मैजिस्ट्रेट देता है, और एक बेल होती है 439 में जो कि हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन देता है। अभी हम बात कर रहे हैं 437 में जब मजिस्ट्रेट ये बेल दे सकता है। यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान करने की और समझने की जरूरत है। 437 में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को एक्सप्रेसली एक्सक्लूड किया गया है। इसका मतलब यह है कि 437 की जो पावर्स हैं वो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास नहीं है, वो सिर्फ मैजिस्ट्रेट के पास। आई विल शो यू इन द बेल एक्ट। प्लीज ओपन योर बेल एक्ट। 437 काफी बड़ा सेक्शन है, देखिए पढ़ते हैं। When any person accused of or suspected of the commission of any non-bailable offense, please mark it, is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station or appears, और ये छोड़िए, before a court। देखिए, appears or brought before a court other than the high court or court of session, वो किसी भी कोर्ट के सामने लाया जाता है other than which court, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को एक्सप्रेसली यहां पर एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है जी। तो 437 में सिर्फ और सिर्फ किसके पास पावर है? मैजिस्ट्रेट के पास पावर है, और पुलिस ऑफिसर के पास भी है 437(2) में। ये बार बार पुलिस ऑफिसर का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि क्या पुलिस ऑफिसर भी नॉन बेलेबल ऑफेंस में, ध्यान दीजिएगा, देखिए बेलेबल ऑफेंस में तो ऑब्वियसली पुलिस ऑफिसर बेल कर सकता है। कैसे कर सकता है? जैसे ही उसने अक्यूज को पकड़ा, अरेस्ट किया, अरेस्ट करते ही वो बताएगा कि जी बेलेबल ऑफेंस है, तो अरेस्टेड पर्सन अपनी बेल पुलिस ऑफिसर से ही ले लेगा, वो उसको रिलीज कर देगा। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या पुलिस ऑफिसर बेल दे सकता है? ये सवाल प्रीलिम्स में पूछा जाता है। इसका आंसर है यस, और इसका प्रोविजन कौन सा है? 437 का सबसेक्शन 2। ये प्रोविजन क्या है वो हम अभी
देखेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि 437(2) में बेल का प्रावधान है जहां पर पुलिस ऑफिसर बेल दे सकता है। अब आइए वापस मजिस्ट्रेट की कहानी पर। देखिए हो क्या रहा है, लेट्स टेक ब्लैक कलर। मजिस्ट्रेट को पावर दे दी गई है 437 में। अब बार बार मुझे ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में राइट नहीं बनता है, डिस्क्रिशन है किसका, कोर्ट का, और कोर्ट यहां पर कौन है, मजिस्ट्रेट। ठीक है, लेकिन 437 में मजिस्ट्रेट की पावर्स का कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि ठीक है हम आपको पावर तो दे रहे हैं कि आप बेल कर सकते हो, लेकिन कुछ मामले हैं जहां पर आप बेल नहीं दे सकते हो। वो मामले कौन से हैं उनको देखते हैं। Those are being dealt in section 437 subsection 1 का 1। पहला मामला क्या है, किसी भी ऐसी स्थिति में जहां पर देर आर रीजनेबल ग्राउंड, मैं आपको बेरेक में दिखा देता हूं ताकि ये चीजें क्लियर साथ के साथ हो जाए, आप वहां पे मार्क पे कर लीजिए। देखिए यहां पर पढ़िए 437 का 1 सच पर्सन शेल नॉट बी रिलीज if there appear reasonable grounds for believing that he has been guilty of an offense punishable with death or imprisonment for life। ठीक है, ये क्या कह रहा है, if there are reasonable grounds for believing that he has been guilty of an offense, reasonable ground है ये बिलीव करने के लिए कि वो गिल्टी है, कैसे ऑफेंस का, जो कि या तो जिसमें पनिशमेंट डेथ है या लाइफ इंप्रिजनमेंट है। अब यहां पर थोड़ी सी कहानी आती है। देखिए ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट जहां पर भी है, और अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि देयर आर रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव कि ही इज गिल्टी, तो वहां पर मजिस्ट्रेट उसको बेल नहीं देगा। ये पहला अपनी रिस्ट्रिक्शन है मजिस्ट्रेट की पावर्स पे, मजिस्ट्रेट बेल नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये आती है कि डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट का क्या मतलब है। मान लीजिए इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें सजा जो है वो अल्टरनेटिव में है, आप डेथ भी दे सकते हैं और आप लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप सिर्फ लाइफ इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं, डेथ का वहां पर कोई प्रावधान नहीं है। अब तीसरा आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा प्रावधान हुआ कि सिर्फ डेथ दे सकते हैं। ऐसा प्रावधान पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है कि जहां पर भी डेथ पनिशमेंट होगी वहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट साथ होगी, तो ये वाली कैटेगरी तो अपनी बनती ही नहीं है। दिस कैटेगरी विल नॉट बी फॉर्म्ड। तो अपने पास कैटेगरी 2 ही है, एक वो जिसमें डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट अल्टरनेटिव में पनिशमेंट है, और एक वो जिसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट पनिशमेंट है, डेथ पनिशमेंट नहीं है। अब इसको क्या किया जाए, देखिए इस मामले में यहां पर तो देयर इज नो डाउट, यहां पर तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि वो क्लियरली कह रहा है कि जहां पर भी डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट सजा है और मजिस्ट्रेट को के पास रीजनेबल ग्राउंड है ये बिलीव करने के लिए कि इसने ये किया है, वहां पर वो बेल नहीं देगा। लेकिन दिक्कत आती है सिर्फ लाइफ इंप्रिजनमेंट के मामले में, यहां पर ये फंडा अप्लाई नहीं होगा। क्यों अप्लाई नहीं होगा, यहां पर अगर सिर्फ लाइफ इंप्रिजनमेंट उसकी पनिशमेंट है, देन दिस रिस्ट्रिक्शन विल नॉट बी अप्लाइड, और यहां पर मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है। प्लीज मेक नोट, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि अगर सजा सिर्फ लाइफ इंप्रिजनमेंट है तो मजिस्ट्रेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो सजा कह दिया पिछले लाइन में, वो बेल दे सकता है। ठीक है, बेल की जो रिस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ तभी है जब दोनों हो, डेथ भी हो और लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो। लेकिन अगर सिर्फ लाइफ इंप्रिजनमेंट है तो मजिस्ट्रेट की बेल की पावर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो 437 की उसकी पावर्स हैं उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन किसी भी तरीके का नहीं है। यहां पर एक चीज और समझनी पड़ेगी आपको, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं लाइफ इंप्रिजनमेंट वाले मामले को। देखिए, एक तो वो मामले जो कि एक्सक्लूसिवली जो कि मजिस्ट्रेट द्वारा ट्राई किए जा सकते हैं, और एक वो मामले जो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। तो जो मजिस्ट्रेट द्वारा ट्राइड मामले हैं वहां पर मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है, और जहां पर एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है वहां पर मजिस्ट्रेट बेल नहीं देगा, वहां पर कोर्ट ऑफ सेशन बेल देगा। लेकिन सवाल यह बनता है कि क्या मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है? मजिस्ट्रेट बेल तो दे सकता है, कब?
जब वो सेक्शन 209 में कमिटल करेगा कोर्ट ऑफ सेशन के पास, उस समय वो बेल दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे सकता। तो आई होप ऑल दिस चार्ट इज क्लियर। मजिस्ट्रेट की बेल की पावर्स पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो तब हैं जब एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट सजा है, तो वो बेल नहीं दे सकता। लेकिन अगर सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट सजा है तो वो बेल दे सकता है, लेकिन उसकी भी दो सब कैटेगरीज हैं। वो मामला मजिस्ट्रेट के द्वारा देखा जा सकता है, इट कैन बी एक्सक्लूसिवली ट्राइड बाय द मजिस्ट्रेट, तो बिल्कुल बेल दे सकता है। लेकिन अगर वो मामला ऐसा है दैट इट इज एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, देन द मजिस्ट्रेट विल नॉट गिव द बेल विल बी गिवन बाय द कोर्ट ऑफ सेशन ओनली। लेकिन देखा जाए तो सेक्शन 209 मजिस्ट्रेट को उस समय पावर देता है कि वो वहां पर अक्यूज को बेल दे दे। तो प्लीज गो एंड रीड सेक्शन 209 क्या कहता है। एंड आई थिंक वी हैव डिस्कस सेक्शन 209 बेल के कंटेक्स्ट में हम कर चुके हैं, शायद डिफॉल्ट बेल के समय हमने इसे किया था। ठीक है जी, अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि अभी का जो ऑफेंस है वो तो है कॉग्निजेबल ऑफेंस। जिस मामले में अक्यूज को अभी पकड़ा हुआ है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, प्लस अक्यूज्ड पहले कन्विक्ट हुआ है जिस किसी ऐसे ऑफेंस में जिसकी सजा या तो 7 साल और मोर या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ। ऐसे मामले में भी मजिस्ट्रेट बेल नहीं कर सकता। यह दूसरी रिस्ट्रिक्शन अपने ऊपर आ गई है। जो हम रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे थे, तो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि फिलहाल वाला मामला क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है और पहले कन्विक्शन हो चुकी है उसी अक्यूज्ड की किसी ऐसे मामले में जिसमें सजा या तो 7 साल या 7 साल से ज्यादा हो, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो या डेथ हो। इसी की और एक सब कैटेगरी बना दी गई। क्या कहा गया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो प्लस प्रीवियस कन्विक्शन हो। लेकिन प्रीवियस कन्विक्शन, यहां पर हम प्रीवियस कन्विक्शन बात कर रहे थे सिर्फ एक कन्विक्शन की, लेकिन यहां पर प्रीवियस कन्विक्शन की बात आएगी वो 2 बार कन्विक्ट हुआ हो। कैसे मामले में? जिसकी सजा 3 साल से लेकर 7 साल तक हो। ठीक है, मान लीजिए उसका कन्विक्शन एक बार हुआ है जिसमें सजा मान लीजिए 3 साल थी या 5 साल थी, तो वो नहीं माना जाएगा। अगर सजा 3 से 7 है तो कन्विक्शन 2 बार होनी चाहिए। अगर 2 बार कन्विक्शन है तो मजिस्ट्रेट बेल नहीं दे सकता। और अगर सिर्फ एक बार कन्विक्शन है ऐसे मामले में जिसमें सजा 3 से 7 है तो मजिस्ट्रेट दे सकता है। तो इसको हम कंक्लूड करते हैं। मैं बेरेक्ट में आपको मार्क करा देता हूं। देखिए, हमने ये मार्क कर लिया था, रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट ही हैज बीन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। अब इसका 2 देखिए, सच पर्सन शैल नॉट बी रिलीज्ड इफ सच ऑफेंस इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। मैंने कहा कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट। एंड ही हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और 7 साल से ज्यादा। ठीक है, ये आ गई आपकी बात। आगे वो कह रहा है और ही हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑन 2 और मोर ओकेजन्स, 3 साल से 7 साल। ठीक है, मैं अब इसको कंक्लूड करता हूं, इस पूरे को जो हमने अभी तक ये समझा है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है शायद, लेकिन अगर आप एफर्ट्स मारेंगे तो हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको कहा सेक्शन 437 में मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल दे सकता है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी कि भैया ठीक है, पावर तो हम तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन कुछ मामले हैं जहां पर आप बेल नहीं दे सकते हो। वो उन्होंने 2 मामले बताए। पहला मामला उन्होंने बताया when there is a reasonable ground of believing that the person is guilty of an offense जिसकी सजा 7 साल से ज्यादा हो, 7 और मोर, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो या डेथ हो। कुल मिलाकर अगर जो अक्यूजेशन है वो ऐसे ऑफेंस के हैं जिसमें 7 साल से ज्यादा सजा हो, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो या डेथ सेंटेंस हो, ऐसे में मजिस्ट्रेट साहब बेल नहीं देंगे, वो नहीं दे सकते, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा उन्होंने क्या कहा, 437(1) के 2 में उन्होंने कहा ऐसे मामलों में जहां पर अभी वाला ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उसकी पहले एक कन्विक्शन हो चुकी है, और जो कन्विक्शन हुई है वो किस मामले में हुई है, ऐसे मामले में जिसमें सजा 7 साल से ज्यादा, लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ। और इसी की सब कैटेगरी एक बना दी, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो प्लस प्रीवियस कन्विक्शन 2 और मोर,
2 या 2 से ज्यादा प्रीवियस कन्विक्शन हो, कैसे मामले में? सजा 3 से 7 साल हो। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने मजिस्ट्रेट की पावर पे लगा दी, लेकिन जैसे ही रिस्ट्रिक्शन लगाई तो उन्होंने एक्सेप्शन भी क्रिएट कर दिए। एक्सेप्शन क्रिएट करने का मतलब यह है कि यह कहा गया कि ठीक है, मजिस्ट्रेट बेल नहीं दे सकता इन मामलों में, लेकिन कुछ मामले हैं जहां पर इन मामलों में भी बेल दे सकता है। क्या कहा कि इन मामलों में बेल नहीं दे सकता, लेकिन कुछ एक्सेप्शन क्रिएट कर दिए कि अगर यह स्थिति है तो भैया इन मामलों में भी वो बेल दे सकता है। वो कौन कौन सी स्थिति बताई? वो स्थिति आती है आपकी प्रोविजो 1 में, प्रोविजो 2 में, और ये प्रोविजो कौन से सेक्शन के? 437 के 1 के। चलो वहीं पे बेरक में ही देखते हैं। ये प्रोविजो 1 है। क्या कह रहा है प्रोविजो 1? प्रोविजो 1 ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 16 साल से कम है, 16 ईयर्स, प्लीज मार्क इट, वुमेन है या सिक और इन्फर्म है, अगर यह व्यक्ति इन किसी भी तीनों श्रेणी में से आता है तो इन 2 मामलों में भी उसको बेल दी जा सकती है जो हमने किए हैं। ठीक है, तो क्या एक्सेप्शन क्रिएट किया कि ठीक है, मजिस्ट्रेट नहीं दे सकता बेल, लेकिन अगर जो बेल मांगने वाला है वो 16 साल से कम है, या फिर वो महिला है, या फिर वो सिक और इन्फर्म है, तो फिर बेल दी जा सकती है। तो फिर बेल में कोई भी किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इन दोनों मामलों में दी जा सकती है। ठीक है, देखिए क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में दी जा सकती है। अब पढ़ते हैं प्रोविजो 2, अगला आगे पढ़िए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट में ऑल्सो डायरेक्ट दैट अ पर्सन रेफर्ड टू इन क्लॉज 2, प्लीज मार्क इट। देखिए यहां पर क्लॉज 1 की बात ही नहीं कर रहा, वो क्लॉज मिस कर दिया उसने, क्लॉज 1 मिस कर दिया, सिर्फ क्लॉज 2 की बात कर रहा है। बी रिलीज्ड ऑन बेल if it is satisfied that it is just and proper so to do for any other special reason। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई दूसरा स्पेशल रीजन है तो मजिस्ट्रेट क्लॉज 2 में भी बेल दे सकता है। क्लॉज 2 कौन सा था? क्लॉज 2 था जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस प्लस प्रीवियस कन्विक्शन। ठीक है, अब मैं आपको चार्ट बना के समझा देता हूं कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमने 2 प्रोविजो पढ़े जो कि एक्सेप्शन का काम कर रहे हैं। प्रोविजो 1 तो ये कहता है कि अगर 16 साल से कम व्यक्ति है, महिला है और सिक या इन्फर्म है, सॉरी, तो ऐसे मामलों में इन तीनों सिचुएशन में दोनों एक्सेप्शंस, सॉरी दोनों रिस्ट्रिक्शंस 1 और रिस्ट्रिक्शन 2, दोनों रिस्ट्रिक्शंस पे ये एक्सेप्शन अप्लाई होगा। रिस्ट्रिक्शन 1 क्या थी कि रीजनेबल ग्राउंड ऑफ बिलीविंग कि भैया ये गिल्टी है किसी ऐसे ऑफेंस की जिसकी पनिशमेंट डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट हो। शायद मैंने पीछे ना आपको गलत बता दिया, मुझे एक सेकेंड, यस 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 यस, हियर आई हैव टोल्ड यू रॉन्ग, आई एम सॉरी, यहां पे मैंने आपको फ्लो में गलत बता गया। ये जो था यहां पर, ओके, हाँ यहीं पे गलत बताया गया, पहले ठीक बताया मैंने, बीच में गलत बता दिया। क्या बताया मैं बताता हूं। देखिए मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूं, आई एम वेरी 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 सॉरी। 437 मजिस्ट्रेट की पावर्स बोल रहा है बेल की, लेकिन साथ में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। पहली रिस्ट्रिक्शन वो लगाता है 437(1) के क्लॉज 1 में, और दूसरी रिस्ट्रिक्शन वो लगाता है 437 क्लॉज सबसेक्शन 1 का क्लॉज 2। ठीक है, इसमें रिस्ट्रिक्शन ये लगा रहा है 1 के 1 में कि अगर रीजनेबल ग्राउंड ऑफ बिलीविंग दैट द पर्सन इज गिल्टी ऑन ऑफेंस विच इज पनिशेबल बाय डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट। यहां पर पीछे में आपको यह बता गया कि 7 ईयर्स और मोर, वो यहां पर नहीं होगा, सिर्फ डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट के मामले। और यहां पर क्या है, अभी वाला ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है और प्रीवियस उसकी कन्विक्शन हुई है, प्रीवियस कन्विक्शन हुई है 7 साल से ज्यादा, लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ, और अगर 2 प्रीवियस कन्विक्शन हुई हैं तो 3 से 7 साल की उसमें सजा होनी चाहिए। ठीक है, ये 2 रिस्ट्रिक्शंस है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो प्रोविजो 1 की जो एक्सेप्शन है ना, प्रोविजो 1 की जो एक्सेप्शन है वो दोनों पे अप्लाई होगी। वो 437(1) पे भी होगी और 437(1) पे भी होगी।
दोनों पे वो एक्सेप्शन अप्लाई हो रही है। मतलब दोनों मामलों में मजिस्ट्रेट इन तीनों केसेस में जहां पर 16 साल से कम उम्र है, वुमेन है और सिक और इन्फर्म है, वहां पर इनके ऊपर एक्सेप्शंस अप्लाई होगी और इन मामलों में भी मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है, लेकिन उसे रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, वो तो एक बेसिक सी बात है, ठीक है। प्रोविजो 2 ये कहता है कि अगर कोई और स्पेशल रीजंस हैं तो भी एक्सेप्शंस क्रिएट होगी और मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है, लेकिन प्रोविजो 2 सिर्फ और सिर्फ इस पर अप्लाई होता है 437(1)(2) पे। 437(1)(1) पे प्रोविजो 2 अप्लाई नहीं होता है। तो कुल मिलाकर अगर स्पेशल रीजंस हैं बेल ग्रांट करने के, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस मामले में अप्लाई होगा जहां पर कॉग्निजेबल ऑफेंस और प्रीवियस कन्विक्शन है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। लेट्स मूव अहेड। अब पढ़ते हैं प्रोविजो 3। प्रोविजो 3 क्या कह रहा है? दिस इज प्रोविजो 3। प्रोविजो 3 ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति की TIP टेस्ट आइडेंटिफिकेशन में रिक्वायरमेंट है तो ये वैलिड ग्राउंड नहीं है बेल ग्रांट ना करने का। मान लीजिए अक्यूज ने बेल की एप्लीकेशन लगाई और प्रोसिक्यूशन उस एप्लीकेशन को इसलिए ऑब्जेक्ट कर रहा है कि जनाब इसकी तो हमें अभी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए रिक्वायरमेंट है, तो दिस इज नॉट ए वैलिड ग्राउंड। बेशक रिक्वायरमेंट है, बेल दी जा सकती है, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा कोर्ट ये कर सकता है कि एक कंडीशन लगा देगा अक्यूज पे कि भैया आप पब्लिक में नहीं घूमेंगे जब तक आपकी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हो जाती, ठीक है। लेकिन टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कोई रीजन नहीं है बेल को ना देने का। ये प्रोविजो 3 में ये बात क्लियरली कही गई है। अब आते हैं प्रोविजो 4 पे। Provided also that no person shall, if the offense alleged to have been committed by him is punishable with death, life imprisonment or imprisonment for 7 years or more, be released on bail by the court under this subsection without giving an opportunity of hearing to the public prosecutor। सिंपल सी बात बोल रहा है यार। ये कह रहा है कि भाई उन मामलों में जिनमें पनिशमेंट कौन कौन सी हैं, वही हैं डेथ, लाइफ और 7 और मोर। इन मामलों में जब तक बेल नहीं दी जाएगी जब तक कि आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नहीं सुन लेते, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देते, तब तक उसको बेल नहीं दी जाएगी। दिस इज प्रोविजो 4। ये नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट यहां पर आ गया। अब करते हैं सबसेक्शन 2। देखिए सबसेक्शन 2 क्या कहता है? इफ इट अपीयर्स टू सच ऑफिसर, देखिए वर्ड क्या आया? ऑफिसर। पहले सिर्फ कोर्ट वर्ड था, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। ये वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? ऑफिसर और कोर्ट। एट एनी स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल एज द केस में बी, देयर आर नॉट रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द अक्यूज्ड हैज कमिटेड ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। इसकी ज्यादा टेक्निकलिटी में मत जाइए, इसको बहुत सिंपल शब्दों में समझाता हूं। क्योंकि यहां पर ऑफिसर शब्द का उपयोग किया गया है तो यहां पर ये वो सेक्शन है जो मैं आपको बता रहा था 437 का सबसेक्शन 2, जहां पर ऑफिसर भी बेल दे सकता है। तो कौन ऑफिसर? पुलिस ऑफिसर। तो ये कौन से मामले होंगे? मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पहले वो लग रहा था कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि वो तो बेलेबल ऑफेंस है। तो ऐसे में अब क्या होगा? पुलिस ऑफिसर उसको बेल दे देगा या कोर्ट उसको बेल दे देगी। आपको इसमें इस सेक्शन में ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस सेक्शन में यह समझने की जरूरत है कि सेक्शन 437(2) वो सेक्शन है जिसमें पुलिस ऑफिसर भी नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल कर सकता है। अदरवाइज पुलिस ऑफिसर सिर्फ बेलेबल ऑफेंस में बेल करता है, लेकिन 437(2) में पुलिस ऑफिसर नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल कर सकता है। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस। यू डोंट नीड टू गो डीप इन दिस सेक्शन, दिस इज ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर आवर पर्पस। अब आइए सबसेक्शन 3 पर। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? देखिए सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर ऑफेंस जो है वो 7 साल से ज्यादा की सजा या फिर चैप्टर 6, चैप्टर 16 और चैप्टर 17, ये कौन कौन से चैप्टर्स हैं? देखिए चैप्टर 6 तो है चैप्टर ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस दिस इज ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। इसको मार्क ही कर लीजिए यहां पर, आप प्लीज नोट इट डाउन।
चैप्टर 6, ये आईपीसी के चैप्टर्स हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। चैप्टर 16 क्या है, इफ यू कैन रिकॉल, इट इज ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, ग्रीवियस हर्ट, डोरी डेथ, सब इसी में आते हैं। एंड दिस इज चैप्टर ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट हो गया चैप्टर 16, और चैप्टर 17 हो गया आपका ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, थेफ्ट, डकॉइटी, एवरीथिंग। ठीक है, अगर मामला इन ऑफेंसेस का है तो कोर्ट ये कंडीशन लगा सकता है। कौन कौन सी कंडीशन, यहीं पे मार्क कर लीजिए। कंडीशन 1, पर्सन शेल अटेंड इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ द, भाई अटेंडेंस की तो सबसे पहले कंडीशन होती है कि जब भी आपको कहा जाएगा आप अटेंड करोगे, अपीयरेंस दोगे। दूसरी कंडीशन, दैट सच पर्सन शेल नॉट कमिट एन ऑफेंस सिमिलर टू द ऑफेंस विच इज अक्यूज, दोबारा ऐसा कोई मतलब ऐसा सिमिलर ऑफेंस नहीं करेगा जिसके ऊपर ऑलरेडी अक्यूजेशन है। ठीक है, तीसरे पे आइए, किसी भी तरीके की इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस्ड विटनेस को नहीं दिया जाएगा। बस ये मार्क कर लीजिए, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू विटनेस, यहीं पे लिख लीजिए टू विटनेस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं इसमें समझना। लैंग्वेज थोड़ी सी वो होती है, बस आपको ये समझना है कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस आप विटनेस को नहीं करेंगे। आज ये ओके, ये हाँ, टेम्पर नहीं करेंगे, दिस इज द फोर्थ, सी के में ही फोर्थ, आप किसी भी तरीके से एविडेंसेस को टेम्पर नहीं करेंगे। एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मे ऑल्सो इम्पोज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस सच अदर कंडीशंस एज इट कंसिडर्स नेसेसरी। तो ये फिफ्थ कंडीशन हो गई। ठीक है, अब इसको चार्ट बना के आपको समझा देता हूं। देखिए ये क्या कह रहा है, ये पहली बात तो है सेक्शन 437 का सबसेक्शन 3, ये बोल रहा है कि भैया अगर ऑफेंस जिसके लिए अक्यूज को पकड़ा है वो इस कैटेगरी में आता है, कौन सी कैटेगरी, या तो उसकी सजा 7 और मोर हो, या वो चैप्टर 6 में कवर होता हो, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, या वो चैप्टर 16 में आता हो, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, या वो चैप्टर 17 में आता हो, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगर ऑफेंस इन किसी भी कैटेगरी में आता है तो मजिस्ट्रेट जब उसको बेल देगा तो उसको ये कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, ये कंडीशंस लगानी। पहली कंडीशन कौन सी, अपीयरेंस, भैया जब भी आपको बुलाया जाएगा अपीयर होगे। दूसरी कंडीशन कौन सी, नॉट कमिट ए सिमिलर ऑफेंस, नॉट कमिट ए सिमिलर ऑफेंस। तीसरी कंडीशन, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस नहीं करोगे आप विटनेस को। चौथी कंडीशन, टेम्पर नहीं करोगे आप एविडेंसेस से। और पांचवी कंडीशन, वॉट एवर डीम नेसेसरी। ये कंडीशंस आपको बेल में लगानी पड़ेंगी जब आप उस अक्यूज को बेल देंगे, अगर वो ऑफेंस इस श्रेणी में आता है। सिंपल सी बात है। ठीक है जी, अब 437(4) पे आते हैं। 437(4) आपको खुद पढ़ना है, मैं आपको सिर्फ यहां पे बता रहा हूं, बेरक से आप खुद पढ़ लीजिए। 437(4) सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा है कि जो भी आप ऑर्डर देंगे वो स्पीकिंग ऑर्डर्स होनी चाहिए। अगर आप बेल ग्रांट कर रहे हैं तो भी स्पीकिंग ऑर्डर्स, बेल रिजेक्ट कर रहे हैं तो भी स्पीकिंग ऑर्डर्स। स्पीकिंग ऑर्डर्स का मतलब है ऑर्डर्स विच स्पीक फॉर देमसेल्व्स, मतलब उन ऑर्डर्स में रीजंस दिए गए हों, जो भी आपने फैसला लिया उसका आपने रीजन दिया है। तो 437(4) ये कहता है कि आपके जो भी ऑर्डर्स होंगे वो स्पीकिंग ऑर्डर्स होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 437(5) 437(5) कैंसलेशन ऑफ बेल की बात कर रहा है। जो भी बेल दी गई है 437 में, उस बेल की अगर कंडीशन वॉयलेट हो जाती है किसी और कारण से, अगर बेल कैंसिल करनी है तो कैंसिलेशन ऑफ बेल कवर हो रहा है सेक्शन 437(5) में। जिस मजिस्ट्रेट ने बेल ग्रांट की थी वो मजिस्ट्रेट उस बेल को कैंसिल भी कर सकता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। कैंसिलेशन के ग्राउंड क्या क्या होते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जिस मजिस्ट्रेट ने बेल दी थी वो मजिस्ट्रेट कैंसिल कर सकता है। कैंसिलेशन 439(2) में भी आता है। 439(2) में कौन कैंसिल कर सकता है बेल को, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन। अभी मैं आपको 439 कराऊंगा तब मैं आपको डिटेल में कराऊंगा। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, कैंसिलेशन की जहां तक बात है
तो 437(5) में कौन कैंसिल करेगा? वो मजिस्ट्रेट जिसने बेल दी है। और 439(2) में वो 439(2) में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन बेल कैंसिल कर सकता है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं 437(6) पे। 437(6) को हम डिफॉल्ट बेल भी कह सकते हैं। कैसे है, इसका फंडा क्या है? देखिए, इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला इंग्रेडिएंट ये है कि मामला मजिस्ट्रेट द्वारा ट्राइबल होना चाहिए। दूसरा फंडा ये है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जिसमें ट्रायल चल रही है। तीसरा फंडा ये है कि जो फर्स्ट डेट ऑफ टेकिंग एविडेंस था उससे लेकर 2 महीने बीत चुके हैं और ट्रायल पूरा नहीं हुआ है। द फर्स्ट डेट ऑफ टेकिंग एविडेंस, जब कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट ने एविडेंस लेना शुरू किया, उस तारीख से 2 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक ट्रायल पूरा नहीं हुआ है। और इस पूरे समय के दौरान अक्यूज्ड कस्टडी में रहा है। तो अगर ये चारों एस्पेक्ट्स पूरे हो जाते हैं तो अक्यूज्ड का राइट बन जाता है बेल लेने का, और अक्यूज्ड शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। आई होप दिस, बहुत सिंपल सी बात है यार। ये 4 अगर इंग्रेडिएंट्स हैं कि वो मजिस्ट्रेट द्वारा ट्राइबल मामला हो, मजिस्ट्रेट उस मामले को ट्राई कर सकता हो, नॉन बेलेबल ऑफेंस का मामला हो, 2 महीने पूरे हो चुके हैं पहले दिन से जब से एविडेंस लेने शुरू किए, और वो उस पूरे दौरान कस्टडी में रहा है, तो भैया आपको उसको रिलीज करना पड़ेगा। अब देखिए, हमने डिफॉल्ट बेल 167(2) में भी पढ़ी थी ना। अब हम ये देखते हैं कि 167(2) की डिफॉल्ट बेल और 437(6) की डिफॉल्ट बेल में क्या अंतर है। देखिए, 167(2) में एक इनडिफिजिबल राइट था, जो राइट डिफीट नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए भाई। अगर आपने इन्वेस्टिगेशन 60 या 90 दिन में पूरी नहीं की तो आपको बेल देनी ही देनी पड़ेगी, आप कुछ नहीं कर सकते हो। इट इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन 437(6) में हां, शब्द उपयोग किया गया शैल, बेल देनी है, लेकिन इफ देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड तो मजिस्ट्रेट मना भी कर सकता है, लेकिन उन ग्राउंड्स को मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगेन वो फैक्ट केस टू केस डिपेंड करेगा, लेकिन 437(6) में अगर कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिससे मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं भाई, बेशक ये इसके 2 महीने पूरे हो गए हैं लेकिन बेल नहीं दी जानी चाहिए, तो मजिस्ट्रेट बेल को मना भी कर सकता है, लेकिन उसको रीजंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ना हो इसलिए मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, यहां पर जो 2 महीने का समय है ना, वो कौन सा समय है? ट्रायल चल रही है, एविडेंस लेने शुरू हुए और ट्रायल का समय है ये। और 167 में क्या था? इन्वेस्टिगेशन। एफआईआर रजिस्टर हुई, जिस दिन से अरेस्ट हुआ है, जिस दिन से अक्यूज पेश किया गया था, उसकी कस्टडी शुरू हुई थी, उससे 2 महीने या 90 दिन शुरू हो रहे थे। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है टाइम का, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ट्रायल का समय है और उसमें इन्वेस्टिगेशन का समय था। आई होप दिस डिफरेंस बिटवीन 437(6) एंड 167(2) इज क्लियर। आगे चलते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैंसिलेशन ऑफ बेल किन किन ग्राउंड्स पे हो सकता है। देखिए, एक सबसे पहली कॉमन सी बात है, अगर आपने पोस्ट बेल वॉयलेशन किया है कंडीशन का, ये तो मैं पहले, जब से मैंने बेल शुरू किया तब से मैं आपको बताता आ रहा हूं कि अगर आपने पोस्ट बेल वॉयलेशन किया है तो पोस्ट बेल वॉयलेशन में आपकी बेल कैंसिल हो जाएगी। ये मैं पोस्ट बेल स्पेसिफिकली क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि प्री बेल, बेल होने से पहले आपके द्वारा कोई भी की गई एक्टिविटी आपकी बेल को कैंसिल नहीं करा सकती, सिर्फ पोस्ट बेल। देखिए, ये मान लीजिए आपको यहां पर बेल मिली है, इस दिन के बाद अगर आप कोई वॉयलेशन करते हैं तो ही आपकी बेल कैंसिल होगी। इस दिन से पहले आपने चाहे कुछ भी गलत किया हो, अगर एक बार बेल मिल गई तो ये हमारा क्राइटेरिया नहीं है, हमें सिर्फ इसके आगे देखना है।
मान लीजिए बेल का कंडीशन है कि आप थ्रेट नहीं करेंगे विक्टिम को, सॉरी विटनेस को, लेकिन आपने थ्रेट कर रखा है, कब कर रखा है? बेल मिलने से पहले। तो आप प्रोसिक्यूशन आए और कहे जनाब इस आदमी की बेल कैंसिल कर दो, इसने बेल मिलने से पहले उसको ए को थ्रेट किया था, नॉट अ वैलिड ग्राउंड। व्हाट वी आर कंसर्न्ड इज कि भाई बेल मिलने के बाद तो उसने कोई वॉयलेशन नहीं किया है ना, तो बेल मिलने के बाद अगर कोई वो वॉयलेशन करता है तो उसकी बेल कैंसिल हो सकती है। एक रिलेवेंट केस लॉ यहां पर आप नोट कर लीजिए फॉर दिस पर्पस, हालांकि मैंने नोट्स में भी दे रखा है उसको, और वो रिकॉर्डिंग अपने रीजंस रिकॉर्ड करेगा, वो सब जगह आपको ज्ञान पेलना ही पड़ेगा, ठीक है, कि रीजंस रिकॉर्ड करने हैं, स्पीकिंग ऑर्डर्स होने चाहिए। चलिए, केस लॉ है पंचानंद मिश्रा वर्सेस दिगंबर मिश्रा। – 2005 सुप्रीम कोर्ट। पंचानंद मिश्रा वर्सेस दिगंबर मिश्रा 2005 सुप्रीम कोर्ट। इसमें यही बात कही गई कि भैया हमें सिर्फ पोस्ट बेल वॉयलेशन से मतलब है, प्री बेल जो भी गड़बड़ी हुई है उसके बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी कंडीशन जिस पर कि बेल कैंसिल हो सकती है। दूसरा रीजन हो सकता है सप्रेसिंग ऑफ एनी मेटीरियल फैक्ट। देखिए, अक्यूज्ड ने कुछ ऐसा मेटीरियल फैक्ट सप्रेस किया जो कि इतना मेटीरियल था जो अफेक्ट करता डिसीजन पे, बेल का जो डिसीजन था कि बेल देनी है नहीं देनी, उस डिसीजन को वो फैक्ट अफेक्ट करता, और उस फैक्ट को उन्होंने सप्रेस कर लिया, जिससे कि कोर्ट मिसलीड हो गया और कोर्ट ने बेल दे दी। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो भैया आपकी बेल कैंसिल हो सकती है। लेकिन मैं दोबारा से बता रहा हूं, ये मेटीरियल फैक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा फैक्ट है जो मेटीरियल नहीं है, जो सप्रेस किया गया है, जो अक्यूज ने छुपाई है बात, जो अक्यूज कोर्ट के सामने नहीं लेके आया, वो एक ऐसा फैक्ट होना चाहिए जो मेटीरियल फैक्ट है, और उस मेटीरियल फैक्ट का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ना था इस बात पर कि बेल दी जाए या ना दी जाए। और क्योंकि वो फैक्ट कोर्ट के सामने नहीं आया तो कोर्ट मिसलेड हो गया और कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी। अगर वो फैक्ट कोर्ट के सामने होता तो कोर्ट मिसलेड नहीं होता और बेल ग्रांट नहीं करता। वो फैक्ट इतना मटेरियल होना चाहिए, तो ऐसे में हम उसकी बेल को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। तीसरी पॉइंट, तीसरा है कि आपने किसी इररिलेवेंट या किसी एब्सर्ड ग्राउंड पर बेल दे दी। देखिए यहां पर भी ना इसमें एक चीज समझने की जरूरत है कि जिस ग्राउंड पर आपने बेल दी है, जिसको आप एब्सर्ड या इररिलेवेंट बोल रहे हैं, क्या वो मेटीरियल ग्राउंड था? मेटीरियल ग्राउंड था या नहीं था, हमें यह चेक करना पड़ेगा कि उसको वेट कितना दिया गया, वेटेज गिवन टू दैट ग्राउंड, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए जब अक्यूज्ड को बेल दी गई तो ग्राउंड ये किए गए कि इन ग्राउंड्स पे हम दे रहे हैं भैया कि वो एब्सकॉन्ड नहीं करेगा, दूसरा वो थ्रेट और इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस ये सब नहीं करेगा, तीसरा वो विटनेस के साथ टेम्पर नहीं करेगा। इन ग्राउंड्स के साथ चौथा ग्राउंड ये भी जोड़ दिया गया कि ही विल बी पोलाइट एंड हम्बल। अब देखा जाए तो ये जो डी ग्राउंड है, दिस इज नॉट इररिलेवेंट ग्राउंड, ये तो इररिलेवेंट और एब्सर्ड ग्राउंड है। मतलब कोई पोलाइट और हम्बल है, इस बेस पे किसको जमानत मिलती है भाई? ये तो कोई ग्राउंड ही नहीं है। लेकिन हमें यह देखना है कि क्या ये मेटीरियल ग्राउंड है। मान लिया कि भैया ये एब्सर्ड और इररिलेवेंट ग्राउंड है, लेकिन क्या ये मेटीरियल ग्राउंड है? इस पर्टिकुलर मामले में देयर आर 4 ग्राउंड्स, ए ग्राउंड, बी ग्राउंड, सी ग्राउंड एंड डी ग्राउंड। ओनली द डी ग्राउंड इज इररिलेवेंट और एब्सर्ड। तो इसको कितनी वेटेज दी गई है? ये तो सिर्फ सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहा है भैया, मेन ग्राउंड्स तो ये हैं ए बी सी, तो इसमें हमें कोई इशू नहीं आएगा, बेल कैंसिल नहीं की जाएगी। लेकिन यहीं पर ये ग्राउंड नहीं है, ना एब्सकॉन्ड वाला ग्राउंड है, ना थ्रेट वाला ग्राउंड है, ना ये वाला ग्राउंड है, सिर्फ इस ग्राउंड पर कि इज पोलाइट एंड हम्बल, कोर्ट ने उसको बेल दे दी अकेले इस ग्राउंड पर। तो सोचिए इस ग्राउंड को उन्होंने मटेरियल फैक्ट मान लिया और उसको पूरी वेटेज दे दी, तो इससे पता चल रहा है ना कि वेटेज बहुत ज्यादा दे रखी है।
तो अगर ऐसा होता है कि अगर किसी इररिलेवेंट और एब्सर्ड ग्राउंड को कोर्ट बहुत ज्यादा वेटेज देके बेल दे देता है, तो ऐसे ग्राउंड के ऊपर बेल मिली है तो वो बेल कैंसिल कर दी जाएगी। इसमें एक केस नोट कर लीजिए आप, राम बाबू तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एंड अनदर, 2009 सुप्रीम कोर्ट। ये नोट्स में भी है तो आप नोट से भी ले सकते हैं। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं हम अपने फोर्थ ग्राउंड पे, कैंसिलेशन के फोर्थ ग्राउंड पे। कैंसिलेशन का फोर्थ ग्राउंड है हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें ये कह रहा है कि मान लीजिए जब अक्यूज को बेल दी गई तो उसे क्लियरली ये बोला गया था कि अगर एक पर्टिकुलर इवेंट होता है तो आपकी बेल कैंसिल हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे अक्यूज जो है वो अरेस्टेड है ग्रीवियस हर्ट के मामले में, लेकिन कोर्ट ने बेल देते हुए कहा कि भैया अगर ये व्यक्ति जो ग्रीवियस हर्ट का जिस आपके ऊपर मामला चल रहा है, अगर इस व्यक्ति को कुछ हो गया, मतलब इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो ये मामला ग्रीवियस हर्ट में मर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही इस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आपकी बेल कैंसिल हो जाएगी। तो इस कंडीशन पर अगर बेल दी गई थी तो जैसे ये इवेंट हैपन होता है, मैं एग्जांपल से समझाता हूं यार। देखो हुआ क्या कि ए ने बी को चोट मारी, ठीक है। अब बी जो है वो हॉस्पिटल में है, ठीक है। ए को बेल दे दी गई, ग्रीवियस हर्ट का मामला बन रहा है क्योंकि अभी तक ये मरा नहीं है। लेकिन क्या हुआ, इसको क्लियरली बोला कि भैया ये ठीक है, अगर हम आपको बेल दे रहे हैं, लेकिन अगर ये मर गया इसी इंजरी से, जो इंजरी इसने की थी, जो अभी तक ग्रीवियस हर्ट है, ये मर गया तो ग्रीवियस हर्ट का केस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर में। तो जैसे ये मर जाता है तो आपकी बेल भी कैंसिल हो जाएगी, तो ऐसे में उसकी बेल कैंसिल हो जाएगी। दिस वाज द फोर्थ पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं, देखिए रिजेक्शन ऑफ बेल और कैंसिलेशन ऑफ बेल में क्या अंतर है। रिजेक्शन ऑफ बेल का तो मतलब है कि अभी तक पॉसिबिलिटी है कि अक्यूज्ड वायलेट करेगा उसकी कंडीशंस को, तो इसलिए शुरू में ही रिजेक्ट कर दी, उसको बेल ग्रांट ही नहीं की। और बेल ग्रांट क्यों नहीं की, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द अक्यूज्ड विल वायलेट द कंडीशन। वहीं पर कैंसिलेशन ऑफ बेल क्या है, वहां पर एग्जैक्टली वायलेशन ऑफ कंडीशंस हो चुकी है और उसके कारण बेल जो है वो कैंसिल हुई है। तो यहां पर पॉसिबिलिटी थी, यहां पर एक्चुअल वायलेशन है। नेक्स्ट इश्यू आता है सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन। देखिए हो क्या रहा है कि मान लीजिए यहां पर बेल एप्लीकेशन लगाई और ये रिजेक्ट हो गई, फिर लगा दी, फिर रिजेक्ट हो गई, फिर लगा दी, फिर रिजेक्ट हो गई। ऐसे तो क्या है कि रेस्टलेस पर्सन बार बार बेल एप्लीकेशन लगा देगा, इसको सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन कहते हैं। तो इसके मामले में ये बात क्लियर की गई कि भैया सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन रूटीन मैटर में नहीं लगा सकते कि आप रूटीन ऐसे ही लेते हैं और बेल लगा देते हैं, बेल एप्लीकेशन लगा देते हैं। सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन तभी लगाई जाए व्हेन देयर आर चेंज ऑफ फैक्ट्स। अगर पहले मामले में मान लीजिए यहां पर R1 जो रिजेक्ट हुआ था और यहां पर जो फैक्ट थे, मान लीजिए फैक्ट 1, फैक्ट 2, इन्हीं सेम फैक्ट्स पे आप दोबारा से बेल एप्लीकेशन नहीं लगा सकते हो। अगर फैक्ट्स चेंज हो जाए, नए फैक्ट्स आ जाए, F3 F4 आ गया, तो आप फिर बेल एप्लीकेशन लगा लीजिए, नो इश्यूज विद दैट। लेकिन सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन ऑन द सेम फैक्ट्स ऑन विच द बेल हैज ऑलरेडी बीन रिजेक्टेड, दैट विल नॉट बी अलाउड बाय द कोर्ट। यहीं पर कोर्ट ने सेम चेंज ऑफ फैक्ट्स और चेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट के बीच में भी डिफरेंस किया, चेंज ऑफ फैक्ट और चेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट। देखिए चेंज ऑफ फैक्ट क्या है कि पहले फैक्ट थे F1 F2, अब वो फैक्ट चेंज हो गए हैं F3 और F4 के बेस पर। अब आप बेल मांग रहे हैं कि जनाब देखो ये सिचुएशन है, ये नए फैक्ट आए हैं।
लेकिन चेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है कि फैक्ट वही है, पहले भी फैक्ट F1 थे और आर्ग्यूमेंट A1 दिया गया था, और अब भी फैक्ट वही है F1 और F2, लेकिन अब आर्ग्यूमेंट चेंज कर दिया गया, अब दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये स्मार्टनेस नहीं चलेगी, दिस स्मार्टनेस विल नॉट बी एंटरटेन्ड। सिर्फ चेंज ऑफ फैक्ट के मामले में ही आपको सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं, चेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट का सीन नहीं चलेगा। दिस वॉज सेड इन द जजमेंट ऑफ अखिलेश कुमार सिंह वर्सेस स्टेट थ्रू डीजीपी ऑफ यूपी 2008 सुप्रीम कोर्ट। इसमें लॉजिक दिया गया था कि चेंज ऑफ आर्गुमेंट का फंडा नहीं चलेगा, चेंज ऑफ फैक्ट के ऊपर ही आप सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। देखिए इसमें एक कॉन्सेप्चुअली बात समझिए, मान लीजिए एफआईआर रजिस्टर हुई और ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, यहां पर आपके चार्ज मान लीजिए फ्रेम हुए हैं, ठीक है। तो इस दौरान तो ऑब्वियसली न्यू फैक्ट्स अमर्ज होते रहेंगे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो यहां पर तो समझ में आता है कि एक नया फैक्ट आ गया, पहले F1 था, F2 था, अब F4 आ गया है, तो आप यहां पर इस स्टेज में आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन। लेकिन एक बार जब चार्ज फ्रेम हो गए हैं, तो चार्ज फ्रेम होते ही जो फैक्ट्स थे वो फाइनल हो चुके हैं। अब आप बार बार सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन लगाते हैं, तो इस तरीके से आप बार बार कोर्ट को परेशान कर रहे हैं, पेस्टिंग दी कोर्ट। तो दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। दूसरी बात इसमें जो समझने की है, देखिए सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन के बारे में भी कोर्ट ने कुछ प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज बताई। कोर्ट ने यह कहा कि सबसे पहले तो भैया वही जज सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन को डिसाइड करे जिसने पहले वाली एप्लीकेशन डिसाइड की थी, अगर वो जज अवेलेबल है तो, ठीक है, बिकॉज उसने पहले वाली एप्लीकेशन डिसाइड की थी तो ही इज ऑलरेडी हैविंग एन आइडिया, तो द सेम जज शैल डिसाइड द एप्लीकेशन। दूसरा, देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि एक एफिडेविट देगा अक्यूज्ड अपनी एप्लीकेशन के साथ, जिसमें वो कह रहा है कि देयर इज अ चेंज ऑफ फैक्ट, कि जनाब फैक्ट चेंज हो गए हैं, वो एफिडेविट में उसको देना पड़ेगा। तीसरा, देखिए मैं समझाता हूं, ये आपकी एप्लीकेशन है जिसमें आप बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन के साथ आपको एक एफिडेविट जोड़ना पड़ेगा, जिस एफिडेविट में आप ये कहेंगे कि जनाब मेरे पास नए फैक्ट्स आए हैं और इसलिए मैं बेल मांग रहा हूं, ठीक है, ये एफिडेविट इसके साथ लगाना है। अब मान लीजिए ये एफिडेविट नहीं है, ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, तो भैया ऑन द फेस ऑफ इट द बेल कैन बी रिजेक्टेड। इसकी मेरिट्स में उसमें जाएंगे ही नहीं, फैक्ट चेंज हुआ है नहीं हुआ उसमें कोर्ट जाएगा ही नहीं, आपने एफिडेविट नहीं लगाया, आपको एफिडेविट लगाने के लिए बोला था, इसलिए बेल सीधा भी रिजेक्ट हो सकता है। चलिए जी, अब आते हैं सेक्शन 439 पे, जहां पर यह बेल से संबंधित अपना लास्ट प्रोविजन है, जहां पर कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट को स्पेशल पावर्स दी गई। तो पहले तो देखते हैं कि स्पेशल पावर्स हैं क्या। इसमें 3 तरीके की स्पेशल पावर्स हैं। एक तो बेल की एप्लीकेशन यहां पर लगाई जा सकती है, जहां पर भी मजिस्ट्रेट या कोई और व्यक्ति बेल नहीं दे सकता, यहां पर वो बेल की एप्लीकेशन लगा सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 439 जो है वो एक अम्ब्रेला प्रोविजन है बेल के लिए, जहां पर मजिस्ट्रेट बेल नहीं दे सकता, जहां पर बेलेबल नॉन बेलेबल में बेल नहीं हो सकती, वहां पर आप 439 में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं बेल की एप्लीकेशन को सुनने के लिए और बेल को ग्रांट या रिजेक्ट करने के लिए, ठीक है। दूसरा है मॉडिफिकेशन ऑफ कंडीशंस। देखिए मैंने आपको बोला था कि जब 437 में बेल दे रहे हैं तो 437(3) में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 437(3) में कंडीशंस लगाई जा रही थी। तो अगर अरेस्टेड पर्सन को लगता है कि इन कंडीशन में कुछ मॉडिफिकेशन आना चाहिए, तो वो 439 में एप्लीकेशन लगाएंगे, किसके पास? कोर्ट ऑफ सेशन के पास या हाई कोर्ट के पास। यहीं पर आपको एक चीज नोट करने की जरूरत है, मैंने आपको ये कहा है कंडीशन चेंज कराने के लिए जो कंडीशंस दी गई हैं उनको अगर कुछ मॉडिफाई कराना चाहते हैं, मान लीजिए बेल में कंडीशन दे दी कि आप अपने घर से नहीं निकलेंगे, ठीक है, तो अरेस्टेड पर्सन चाहता है कि ये कंडीशन में मॉडिफिकेशन हो, तो 439 की
एप्लीकेशन लगाएगा, और अगर वो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन जिसके पास भी वो लगा रहा है, दोनों के पास पावर्स हैं, लेकिन पहले आपको कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाना है। अगर आप कन्विंस कर देते हैं कि ये जो कंडीशन है ये कंडीशन ठीक नहीं है, तो आपको रिलीफ मिल जाएगी, आपकी कंडीशन को मॉडिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन आपको यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है, सिर्फ 439 जो है वो डील कर रहा है मॉडिफिकेशन इन कंडीशन से। अगर आपको सिक्योरिटी अमाउंट चेंज कराना है, मान लीजिए सिक्योरिटी अमाउंट आपसे ले लिया गया 10 लाख, जो कि बहुत ज्यादा है, अब इसके अगेंस्ट में आप जाना चाहते हैं, तो वो कहां पर होगा? सेक्शन 440 में। तो प्लीज रीड सेक्शन 440, दिस इज योर होमवर्क। सेक्शन 440 को आप पढ़ेंगे कि अगर सिक्योरिटी अमाउंट चेंज कराना है तो उसकी एप्लीकेशन कहां लगती है? सेक्शन 440 में। ठीक है जी। तीसरी पावर जो कि 439 में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को दी गई है, वो दी गई है कैंसलेशन ऑफ बेल। 439(2) ये भी एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास। बेल चाहे किसी ने ग्रांट किया हो, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है कि वो बेल को कैंसिल कर सकता है इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ बेल। इसके कुछ 2-3 प्रोविजन और हैं जो प्रीलिम्स के लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम देख लेते हैं। देखिए, अच्छा ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन की एक कॉन्करेंट पावर है, दोनों के पास 7 पावर्स हैं, लेकिन पहले हम कोर्ट ऑफ सेशन को ही अप्रोच करेंगे। हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन 220 का डिसीजन पिछले एपिसोड्स में या इसी एपिसोड में शायद आपसे डिस्कस किया था, जिसमें कहा गया था कि कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है, लेकिन कन्वेंशन ये है कि पहले आप कोर्ट ऑफ सेशन में जाएंगे और फिर आप हाई कोर्ट में जा सकते हो एज ए कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन एंड नॉट एज ए एपेलेट जुरिस्डिक्शन। ठीक है जी, ओके। पीटी के लिए, प्रीलिम्स के लिए इसमें 2-3 पॉइंटर्स हैं जो आपको याद करने हैं। देखिए, पहला पॉइंटर तो ये है कि अगर कोई ऐसा मामला है, ऑफेंस है जो कि एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, या बेशक एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन ना हो, लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा है उसमें, ऐसे दोनों मामलों में डिसीजन लेने से पहले आपको पीपी को राइट ऑफ हियरिंग देना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो कि प्रीलिम्स में आ सकता है। कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट, सेक्शन 439 में जब आप बेल के ऊपर डिसीजन ले रहे हैं, आपके पास बेल की एप्लीकेशन आई है और ऑफेंस कैसा है, ऑफेंस या तो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन हो, या फिर बेशक कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा एक्सक्लूसिवली ट्राइबल ना हो लेकिन लाइफ इंप्रिजनमेंट उसमें सजा हो, तो आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनना है। दूसरा जो प्रीलिम्स के मतलब का एक मेरे को पॉइंट लगा, 2018 की अमेंडमेंट है, इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट लगती है। वही ऑफेंसेस सेक्शन 376(3), सेक्शन 376(a)(b), सेक्शन 376(d)(a) एंड सेक्शन 376(d)(b). इन ऑफेंसेस में आपको 2 रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। पहली रिक्वायरमेंट, अगर आप बेल की हियरिंग करते हैं तो कम से कम 15 दिन का नोटिस आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देना है कि वो 15 दिन के बाद आके हियरिंग हो और वो उसमें कुछ ऑब्जेक्शन करना चाहता है तो वो कर सके। 15 डे नोटिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आपको देना है। दूसरा, जब फाइनल हियरिंग होगी इस मामले पर, इन ऑफेंसेस में, सिर्फ इन ऑफेंसेस में अप्लाई होंगे ये कंडीशंस, इन ऑफेंसेस में जब फाइनल हियरिंग होगी तो जो इंफॉर्मेंट था, जिसने इंफॉर्मेशन दी थी इन मामलों की, वो इंफॉर्मेंट भी शामिल होगा, प्रेजेंट होगा जिस दिन फाइनल हियरिंग होगी। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट इसमें कंडीशन थी और ये 2018 में ऐड की गई हैं। विद दिस वी एंड द एपिसोड ऑन बेल। बेल ऑलमोस्ट या कंप्लीट हो चुका है। इसका एक लास्ट, एक थोड़ा सा पिक्टोरल सा एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, तो वो अपना फंडा एक कंक्लूडिंग सा हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले देखते हैं बेल इन बेलेबल ऑफेंस, और ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो बेल इन बेलेबल ऑफेंस कौन दे सकता है और कहां पर दे सकता है? सेक्शन 436 में दे सकते हैं। कौन दे सकता है? पुलिस ऑफिसर जिसने उसको अरेस्ट किया है, या मजिस्ट्रेट जिसके सामने उसने सरेंडर किया है या उसको पेश किया गया है। ठीक है जी, ओके, लेट्स चेंज द कलर। अब आ जाइए आप बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस।
नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में कौन कौन बेल दे सकता है और कौन कौन से सेक्शंस के तहत दे सकता है। तो सबसे पहले तो देखते हैं मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट बेल दे सकता है जी, बिल्कुल दे सकता है। कहां पर? सेक्शन 437 में। पुलिस ऑफिसर, यस, मैंने बताया था ये पीटी का क्वेश्चन है, 437(2) में। उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट बिल्कुल दे सकता है। कहां पर? सेक्शन 439 में। और इसके बाद आता है डिफॉल्ट बेल भी, क्योंकि उसमें आता है आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी हो सकता है डिफॉल्ट बेल। नॉन बेलेबल ऑफेंस में ही होगा डिफॉल्ट बेल, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस में तो उसको बेल मिल जाएगी। तो वो आता है सेक्शन 167(2) में। और इसमें कौन बेल दे सकता है आपको? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और एक लास्ट अपना बच गया एंटीसिपेटरी बेल, जो कि आता है आपको सेक्शन 438 में। और इसको कौन दे सकता है? कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट। ठीक है जी, मैं इस चार्ट को दोबारा से बता देता हूं, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मजिस्ट्रेट सिर्फ 437 में दे सकता है और मजिस्ट्रेट 167(2) में भी दे सकता है, लेकिन वो सिर्फ डिफॉल्ट बेल है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर नॉन बेलेबल ऑफेंस में सिर्फ 437(2) में दे सकता है और कहीं पर भी नहीं दे सकता है। कोर्ट ऑफ सेशन के पास बहुत पावर्स हैं नॉन बेलेबल में। 439 में जब डायरेक्ट एप्लीकेशन लगी रेगुलर बेल की तो दे सकता है, और अगर एंटीसिपेटरी बेल की लगी है तो 438 में भी वो पावर कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट के पास ही है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कैंसिलेशन ऑफ बेल। नया पेज ले लेते हैं बिल्कुल। कैंसिलेशन ऑफ बेल, बेल कौन कौन कैंसिल कर सकता है? इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, बेलेबल ऑफेंस में और नॉन बेलेबल ऑफेंस में। बेलेबल ऑफेंस में बेल कौन कैंसिल कर सकता है और कहां पर कर सकता है? बेल कैंसिल कर सकता है मैजिस्ट्रेट। कहां पर? 436(2) में। क्या सिर्फ मैजिस्ट्रेट कर सकता है? नहीं, मैंने आपको कहा था एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर हम दे रहे हैं किसको? कोर्ट ऑफ सेशन को और हाई कोर्ट को। कहां पर? सेक्शन 439(2) में। ठीक है जी, अब आ जाइए नॉन बेलेबल ऑफेंस में। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, 3-4 पहलुओं में कर सकते हैं। पहला, अगर उसको बेल दी गई है सेक्शन 437(1) और 437(2) में, तो कौन कैंसिल कर सकता है? मैजिस्ट्रेट कर सकता है। कहां पर कर सकता है? 437(5) में कर सकता है। और कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट की तो पावर सदा बाहर है भाई, वो कहां कर सकते हैं? 439(2) में। अगर बेल दी गई है उसको 439(1) में, किसने बेल दी है 439(1) में? कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट ने। तो कौन कर सकता है? 439(2) में हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन कर सकता है। इसमें भी हमने एक फर्दर कैटेगराइजेशन किया था। अगर तो भाई बेल दी है कोर्ट ऑफ सेशन ने, तो कौन कर सकता है? कोर्ट ऑफ सेशन भी कर सकता है खुद, और हाई कोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर बेल दी हाई कोर्ट ने तो सिर्फ हाई कोर्ट कर सकता है। अब आ जाइए आप एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल को कौन कैंसिल कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ 439(2) में हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन। और लास्ट यहां पर समझ लेते हैं डिफॉल्ट बेल, जो 167(2) में दी गई है, उसको कौन कैंसिल कर सकता है? उसको 437(5) में मैजिस्ट्रेट भी कैंसिल कर सकता है, और 439(2) में कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट तो कर ही कर सकता है। ठीक है, यहां पर ये मैजिस्ट्रेट की पावर है 437(5) में। विद दिस द टॉपिक ऑफ बेल इज कंप्लीट। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में दूसरे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।